सो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोस क्लास 10th का मैथमेटिक्स के पेपर का सेक्शन सी। ऑलरेडी पहले दो सेक्शन ए बी हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके सेक्शन सी की। एंड यहाँ पे एज टोल्ड अर्लियर कि ये जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है जनरली ये सेम पैटर्न फॉलो करता है जो ये प्रीवियसली फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, जहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। Find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficients। ठीक है, ये वाली हमें जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है। ठीक है ना, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस तरह से होती है x² + bx + c। एंड उसी फॉर्म में जो है हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, इसके हमें जो है एक तो जीरोज़ फाइंड आउट करने। जीरोज़ का मतलब होता है इसको सॉल्यूशंस निकालने हैं। एंड सॉल्यूशंस का अगर इन सिंपल वे में मीनिंग हम समझे, मतलब जहाँ पे वेरिएबल एस है तो एस की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है ना। एंड द अदर थिंग जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो है हमें रिलेशनशिप जो होती है ज़ीरोज़ एंड जो हमारे ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हमें जो है यहाँ पे चेकआउट करना है। 4s² - 4s + 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा 4s² - 4s + 1। ये वाला क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। एंड जब हम सॉल्व करेंगे बेसिकली हम जहाँ पे इसको लिखते हैं इसी तरह से 4s² - 4s + 1। ठीक है ना, जिस मेथड से हम इसको करने वाले हैं, ठीक है ना, ये वाला हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करने का जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है। ठीक है ना, फार्मूला लगा के हम करते हैं। ठीक है ना, या फैक्टराइजेशन मेथड मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं। ठीक है ना, ये तीन मेथड जनरली हम क्लास 10th के अंदर यूज़ करते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जहाँ पे जो हम मेथड लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं मिडिल टेबल टर्म को स्प्लिट करना। मिडिल टर्म हमारी कौन सी है? ये वाली bx यहाँ पे जो है ये 4s जो है बेसिकली हमने इसको स्प्लिट करना है। इसको स्प्लिट इस तरह से करना है कि अगर इन दो टर्म्स को प्लस या माइनस करें तो मुड़ के 4s ही आना चाहिए। बट अगर इन दो टर्म्स को अपने आप में हम मल्टीप्लाई करें तो इन दैट केस हमें आना चाहिए ये ax² * c के इक्वल। ठीक है ना, दिस इंटू दिस के इक्वल। मतलब ये हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए 4s² * c। ठीक है ना, ax² * c। ax की जगह पे 4s² है इंटू c की जगह पे 1 है। इसके इक्वल आना चाहिए हमें। इसको इस तरह से स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है? 4s² के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, हम देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती हैं जिससे ये जो है 4s मल्टीपल आता है। 1 से शुरू करते हैं, 1 × 4 करेंगे तो 4s आ सकता है। ठीक है ना, एंड हम यहाँ पे जो है अगर हम बात करें एक्चुअल में -4s है। ठीक है ना, -4s को हमें इस तरह से ब्रेक करना है। इसका जो साइन है इसके साथ हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एंड एक तो ये पॉसिबिलिटी है इस तरह से हमारा 4s² आ सकता है। एंड दूसरा 2 × 2। ठीक है ना, 4s² इस तरह से भी आ सकता है। अगर जहाँ पे भी s रखेंगे, जहाँ पे भी s रखेंगे तो दिस कैन बी अनदर पॉसिबिलिटी जिससे हमारा 4s² आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे ऐसा देखना है, अगर इस 2 को मैं करूँ, अगर मैं प्लस रख लूँ 4 और 1 5 कर लेंगे, लेकिन मुझे 4s आना चाहिए तो दैट मीन्स ये वाला मैं नहीं लेने वाला। अगर 4 - 1 करूँ तो 4 आएगा। अगेन 4 नहीं आ रहा, ये वाला नहीं आ रहा मुझे, तो अगेन ये वाली कंडीशन में नहीं लेने वाला। एनीवे मैं इन फैक्टर्स को ट्राई करता हूँ। इफ़ इनसे हमारा जो है आउटपुट निकलता है -4s²। अगर मैं इसको रखूँ -2s एंड इसको भी रखूँ मैं -2s। ठीक है ना, -2s * -2s हो जाएगा हमारा 4s², जो हमारी कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो रही है। अनदर थिंग -2s -4s। ठीक है ना, तो माइनस प्लस जो इसमें सिंबल रहेगा वो माइनस का रहेगा। इन दैट केस ये हमारा जो है -4s बन जाएगा। तो ये वाली हमारी परफेक्ट कंडीशन है। विल ट्राई दिस। ठीक है, तो 4s² - 2s + 1। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो हो गया मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं -2s प्लस निशानी माइनस की तो -4s वापस आ जाता है। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में 2 × 2 4 प्लस 4s²। ठीक है ना, तो 4 × 1 इसके इक्वल आ जाता है हमारा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हमारी जो है मिडिल टर्म की स्प्लिट होने की जहाँ पे फुलफिल हो रही है। जहाँ पे हम देखेंगे किन में कॉमन निकल रहा है। इन 2 का हम कॉमन निकालेंगे, इन 2 का हम कॉमन निकालेंगे। चलिए पहले जो है 4s² जो है हमारा, इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ठीक है ना, 4s² के अंदर आपको क्या कॉमन जहाँ पे देखने को मिल रहा है?
वी हैव टू चेक दैट। एंड यहाँ पे मैं देखूँ 2s यहाँ पे कॉमन है एंड 2s मैंने बाहर निकाल दिया। 2s अगर मैंने बाहर निकाला अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा इधर 2s एंड माइनस यहाँ पे अगर ये वाला जो 2s था ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे बचा 1। ठीक है, ये वाला जो माइनस है ये वाला माइनस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एंड इन दो में से नाउ इन दो में से जो है मैं कॉमन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे एक जो है सिर्फ ए के अलावा और कुछ भी कॉमन निकलने के काबिल नहीं है तो विल ट्राई 1 आउट। ठीक है, ए को मैंने बाहर निकाल दिया एंड यहाँ पे जो है बचा मेरा 2s। ठीक है ना, ए को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा अगेन 2s आता है। ठीक है ना, एनीवे यहाँ पे जो है माइनस इनटू यहाँ पे जो है ये वाला जो प्लस है माइनस मैंने बाहर लिया एंड यहाँ पे मुझे माइनस लिखना होगा क्योंकि जब इस माइनस को मैं अंदर छोड़ूंगा इसको हटाकर इसको हटाने की वजह से ये अगेन यहाँ पे प्लस बनता है। ठीक है ना, तो जनरली ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है कि जब हम जो है माइनस वाला बाहर निकालते हैं तो अंदर वाला जो साइन होता है वो चेंज होता है। ठीक है, अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है। जहाँ पे प्लस था ये मैंने बाहर माइनस वाला लिया तो इन दैट केस ये हमारा जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम इन दो में से अब हमें क्या कॉमन दिख रहा है। ये वाला अगर ये वाला एंड ये वाला देखें आप कॉमन है, ठीक है ना, सेम है, तो इनको मैं कॉमन लिखूंगा। ठीक है ना, 2s माइनस 1 अगेन अब इसमें से कॉमन ये है। मैं देखता हूँ लेफ्ट मेरे पास क्या बचता है 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1। ठीक है ना, तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू एंड अगर इसको मैं जो है फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है ना, मुझे इसके जीरोज निकालने हैं टू फाइंड जीरोज, तो मैं इसको टू फाइंड जीरोज में इसको क्या करता हूँ 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल इक्वेट करता हूँ। ठीक है ना, इन सिमिलर वे ये जो दूसरा 2s माइनस 1 है इसको भी मैं इसके इक्वल जो है कैलकुलेट करता हूँ। अब जब मैंने इसको 0 के बराबर लिख लिया तो इन दैट केस क्या होगा ये मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं s की वैल्यू निकालूं, ठीक है ना, 2s को मैं यहाँ पे रखूंगा, पहले 1 इस साइड में आ जाएगा। अब s की वैल्यू मुझे निकालनी है तो इस 2 को मैं जो है इस साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली इस साइड भी जो है आपको s की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 मिलेगी। ठीक है ना, पहले मैंने -1 को इधर भेजा तो +1 हो गया। ठीक है ना, फिर जो है मुझे s अकेला करना था, वेरिएबल को हमेशा हम अकेला करने की कोशिश करते हैं। मैंने s को अकेला किया एंड यहाँ पे ये जो मल्टीपल में था वो जाकर इस साइड में डिवीजन के अंदर चला गया। तो ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे जो दो हमारे पास जो s की वैल्यूज़ हमें निकलनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो हमें 2 निकल आई। ठीक है ना, जहाँ पे ये वाले जो 2 हमारे इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, 2 इक्वल जो है यहाँ पे हमें रूट्स देखने को मिलते हैं। एनीवे नेक्स्ट चीज़ जो है ये हमारे रूट्स थे। देयरफॉर द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/2, 1/2 ब्रैकेट करके लिखेंगे हम इक्वल रूट्स। ठीक है ना, इक्वल रूट्स। तो एनीवे ये हमारा हो गया पहला पार्ट जो हमने आंसर किया एंड हमारे क्वेश्चन का हमारे पास जो है सेकंड पार्ट भी है। ठीक है ना, नाउ हमें क्या करना है, अब वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस जो है हमारे होने चाहिए किसके इक्वल, हमारे सम ऑफ जो जीरोस होते हैं वो होने चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो सम ऑफ जीरोस फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फा एंड बीटा होते हैं एंड यहाँ पे अगर देखें हमारा क्या है 1/2 प्लस 1/2। ठीक है ना, एंड 1/2 हमारे जो सम ऑफ जीरोस हैं जो ये किसके इक्वल होने चाहिए, एक्चुअल में इन इक्वल सम ऑफ जीरोस हमारे किसके इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस, कोफिशिएंट ऑफ एस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स की जगह पे यहाँ पे एस है तो वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अगर सम ऑफ जीरोस हमारे ये जो वैल्यूज़ हैं अगर ये वाली वैल्यूज़ इनके इक्वल आती हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है ठीक हुआ है। अगर नहीं आती इसका मतलब हमने कहीं पे गड़बड़ की एंड हमारा क्वेश्चन जो है कहीं पे गलत हुआ है। चलिए बेसेस आर सेम, पावर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ, बेस क्या है 2, तो पावर क्या हो जाएगी 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एस अगर मैं देखूँ, अब कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे जो एस है, कोफिशिएंट एस का क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट एस का है -4। ठीक है ना, एंड एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है +4। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको तो मेरा जो कोफिशिएंट ऑफ एस है वो है
ये वाला तो माइनस इसका हो गया एंड -4 एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो है 4। ठीक है, ये वाला कट जाएगा एंड मेरे पास जो बचेगा 4 एंड 4 ऊपर से कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा एंड अगेन 1 बचेगा। ठीक है ना, तो ये पहले जो हमारा है वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, वेरीफाइड। ठीक है कि सम ऑफ जीरोस जो है हमारे इसके इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है हमारे, अगर अल्फा एंड बीटा दो हमारे पास जो हैं अगर जीरोस के हैं तो इनका प्रोडक्ट जो है हमारा हमेशा होना चाहिए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे जो हम ऊपर देखें तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है। इधर अगर हम ऊपर में रिवर्स जाऊं एंड देखूं मेरे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म होती है ये लास्ट वाली, तो ये है 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ये है 4, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 होगा मेरे पास ये वाला। ठीक है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 है एक्चुअल में। ठीक है, बट मैं जहाँ पे अपने रूट्स के अकॉर्डिंग देखता हूँ कि मेरे जब रूट्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वो इसके इक्वल आते हैं कि नहीं आते। ठीक है ना, अगर इसके इक्वल आते हैं 1/4 के, हमारा क्वेश्चन सही। अगर नहीं आते इसका मतलब हमने कहीं पे गलती की है। 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, एक जे वाला जीरो जो हमने निकाले, 1 इकाई 1 एंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4। ठीक है ना, जो इक्वल है इसके। ठीक है ना, इसको आप इसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे, तो देयरफॉर ये जो हमारी कंडीशन थी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। ठीक है ना, हमारी जो रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स वो जो है हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स वेरीफाइड करके इस तरह से लिखेंगे। विदेश आपका क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस वन। आप ये वाला कर पाए, अगर ये वाला नहीं कर पाते तो दिन आपको ये वाला करना है। क्या है आपका x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, x³ माइनस 3x स्क्वायर, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 माइनस 3। इसको आपको डिवाइड करना है बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना, ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगर ऊपर वाला आप नहीं कर पाते देन आपको जो है इसको सॉल्व करना है। ये वाला हमें जो है डिविडेंड दे रखा है इसने एंड ये वाला जो है हमारा डिवीजर दे रखा है। ठीक है ना, इससे हमें इसको डिवाइड करना है एंड देखना है। हमें पूछ रहा है कि हम आपका कोएफिशिएंट क्या होगा एंड रिमाइंडर क्या होगा। आई एम प्रेटी श्योर ये वाली चीज़ आपको पता होगी, जहाँ पे हमारा डिविडेंड होता है, जहाँ पे हमारा डिवीजर होता है, यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट आता है एंड जो नीचे चीज़ आती है ये हमारा रिमाइंडर होता है। जनरली जिस तरह से हम डिवीजन करते थे ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल वे में, वो इस तरह से हम करते हैं। सेम मेथड जहाँ पे हम फॉलो करने वाले हैं जस्ट। तो हम क्या रखेंगे, ये वाला जो डिविडेंड है, ये जो बड़ी टर्म है इसको हम अंदर रखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड बाहर जो हमारा डिवाइजर है, ठीक है ना, डिवाइजर या डिवीजर है x स्क्वायर माइनस 2, तो हम बाहर रखते हैं। ठीक है, अब मैंने रखा है इसको बाहर। नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं इसको जो है डिवाइड करता हूँ, बट जब हम कन्वेंशनली करते थे नंबर्स का डिवाइड करते थे, जहाँ पे पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, इसके लिए हम जो क्या मेथड फॉलो करते हैं, हम यहाँ पे मैच करते हैं, जहाँ पे डिवाइजर के अंदर, डिवीजर ये है मेरा, तो इसके अंदर पहली टर्म मुझे क्या दिख रही है x स्क्वायर, एंड यहाँ पे मैं देखूँ मेरा पहली टर्म क्या दिख रही है मुझे x³। आई एम ट्राइंग, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इसका जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, मैं इसका जो है इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 3। मैं यहाँ पे इस जगह पे जो भी मुझे यहाँ पे नंबर आना चाहिए, जो भी यहाँ पे मुझे टर्म आनी चाहिए, वो एग्जैक्टली इससे मैच करनी चाहिए, इस वाले से x³ से मैच करनी चाहिए। चलिए, अगर x स्क्वायर मेरे पास है तो मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास x³ आ जाए। x स्क्वायर अगर मेरे पास है, अगर मैं x ऐड करूँ, ठीक है, x से मल्टीप्लाई करूँ x स्क्वायर को, ठीक है ना, x इंटू x स्क्वायर में करूँ तो मेरे पास हो जाएगा x³। ठीक है ना, जो ऊपर मेरा पावर था मैंने कर दिया x, एक x को मैंने जो है 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 3x जो है मेरे 3 डिग्री जो थी इसकी वो होगी। कोफिशिएंट में देखता हूँ, आप कोफिशिएंट इसका 1 है, जहाँ पे भी 1 है, जहाँ पे भी 1 आया कोफिशिएंट, दैट मीन्स कोफिशिएंट की मुझे दिक्कत नहीं है। जब ऐसा करते हैं हम तो एक लाइन खींच देते हैं, लाइन मैंने खींच दी, बट यहाँ पे जो टर्म मैंने लिखी जिससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, अब मुझे ऑटोमेटिकली इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, बट
जहाँ पे जो इसका कन्वेंशन होगा, जो इसका साइन होगा, वो हमें इस वाले जो हमारा टर्म होती है इसके साथ ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, -2, ठीक है ना। तो -2 जो है ये माइनस एक्चुअल में 2 का माइनस है, ये पूरा अकेला 2 नहीं है, ये -2 है। इस चीज़ को हमें जो है कंसीडर करके जो है अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा। x इंटू -2, x इंटू -2 जब मैं करूँगा ये मेरे पास हो जाता है -2x। मैं देखूंगा -2x मेरा यहाँ पे किस टर्म के साथ मैच कर रहा है, 3x² के साथ नहीं मैच कर रहा, ठीक है ना। ये वाला जो वेरिएबल है यहाँ पे मैच कर रहा है -2x, तो मैंने +5x के नीचे -2x लिखा। बिकॉज वाई, क्योंकि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, ये मैच कर रहे हैं आपस में। x² इससे मैच नहीं कर रहा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। एनीवे, जब हम इस तरह से लिखते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है साइन चेंज करने का। हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब हमें डिवीजन के अंदर हम नॉर्मली इस पॉइंट पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, बट सब्ट्रैक्ट करते ही यहाँ पे हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है प्लस, ये हो जाएगा हमारा माइनस, एंड यहाँ पे क्या है माइनस, ये वाला हो जाएगा प्लस। एंड नाउ अकॉर्डिंगली हम इसको करेंगे, x³ में से x³ निकालेंगे, कट 0 बचेगा, कुछ नहीं। -3x² मैंने यहाँ पे लिखा, एंड यहाँ पे 5x + 2x कितने हो गए, 7x। नाउ ये प्लस हो चुका है, ठीक है, माइनस था बट अब प्लस हो चुका है। अब -3 ये वाला जो कंस्टेंट टर्म है मैंने लिखा यहाँ पे। इज दैट क्लियर? आई एम श्योर ये वाला हो गया हमारा। ये फिलहाल फॉर टाइम बीइंग रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना। बट हम इसको तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक इसकी डिग्री या हमारे डिवाइजर से कम ना हो जाए, या कम ना हो जाए, ठीक है ना, तब हम इसको डिवाइड करें। फिलहाल इसकी डिग्री कितनी है, 2, इसकी डिग्री यहाँ पे कितनी है हमारी, 2, ठीक है ना। तो हमें इसकी डिग्री जो है यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री कम करनी है, तभी जो है हम यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर होगा वो सेटिस्फैक्ट्री होगा। एनीवे, यहाँ पे x² है एंड यहाँ पे 3x² है। आई एम ट्राइंग कि ये जो मेरा x² है इसको मैं किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करूँ ताकि यहाँ पे जो -3x² है वो आ जाए। यहाँ पे प्लस है, सबसे पहले माइनस की जरूरत है, तो मैंने लिखा माइनस, क्योंकि माइनस जिस तरह से मैं करूँगा यहाँ पे माइनस आएगा। एनीवे, माइनस का जुगाड़ मैंने कर दिया। नाउ x² देखूँ मैं, जहाँ पे जो है डिग्री x की 2 है, जहाँ पे भी x की डिग्री 2 है, मतलब वेरिएबल के साथ मुझे अब छेड़छाड़ नहीं करनी, वेरिएबल मेरा ओके है। एनीवे, चलो वेरिएबल मुझे यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनीवे, जहाँ पे कोफिशिएंट की बात करता हूँ मैं, जहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है, जहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 3, मतलब कि 3 कोफिशिएंट की जहाँ पे कमी है। तो फॉर दैट पे इसको जो है -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 × x² हो जाता है मेरा 3x²। एंड यहाँ पे क्या है, अब मैंने कहा जब ये मैंने कर दिया तो ऑटोमेटिकली दिस वन हो जाएगा। तो -3 × -2 कितना हो जाएगा, 3 दूने 6, बट माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा हो गया +6। एंड नाउ अगर मैं इसको करूँ डिवाइड, तो जब सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3x² में से ये कटेगा, कट गया, ठीक है। अब इसमें देखता हूँ मैं क्या बचा मेरे पास, 7x, एंड यहाँ पे क्या हुआ मेरा -3 और -6 -9, ये वाला जो है मेरे पास। अब इसकी जो डिग्री है, ये x² मेरे इस डिवाइजर से कम हो चुकी है, नाउ इट्स ओके, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हमें लिखना है हियर द क्वेश्चन इस, हमें पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है और रिमाइंडर क्या है, -3, ठीक है ना। एंड रिमाइंडर क्या है हमारा, 7x - 9, ठीक है ना। या आप इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है ना। हेंस बाय डिवाइडिंग x² - 3x² + 5x - 3 by x² - 2 we are getting quotient which is x - 3 and remainder which is 7x - 9। ये हमारा आंसर होगा, परफेक्ट लैंग्वेज हो जाएगी, एंड दैट्स इट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने कहा पहले ही मैं बता चुका हूँ कि हमारा जो लीनियर पेयर का जो इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर 2 वेरिएबल्स होते हैं, हमारा जो 3rd चैप्टर आई थिंक, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, हमारे पास 3 मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। या तो हमारे पास होता है कंप्लीशन, इसको एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड हमारे पास जो होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन 3 मेथड में से कोई भी मेथड हम लगाते हैं, जहाँ पे हम अपनी जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, पेयर होता है, हम उनको सॉल्व कर देते हैं। बट जहाँ पे एक्सप्लिसिटली हमें वहीं से जो है हमें डिमांड कर रहा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही लीनियर इक्वेशंस जो इसने दे रखी हैं हमें उनको सॉल्व करना है। हैव एनी प्रॉब्लम, विल सॉल्व इट जैसे इसकी विश है। चलिए क्या है हमारे पास इक्वेशंस 2, x + y 14, x - y 4। क्वेश्चन है हमारा
x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या ये दो हमारे पास लीनियर पेयर्स का इक्वेशंस है जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए आते हैं एंड यहाँ पे मैं जो है इनको जब हम अपनी नोटबुक पे लिखेंगे तो हम इनको जो है इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर हमारी जो है आंसर बुक चेक कर रहा होता है, उसको में भी जो है याद ना हो कि क्या है पेपर के अंदर। ठीक है, x प्लस वाई 14 एंड x माइनस वाई 4। मैं इनको नंबरिंग कर देता हूँ। मैं इसको जो है इसको मैं रख लेता हूँ, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है ना, फॉर बाई फिजिबिलिटी। ठीक है ना, ताकि मैं रिपीटेडली इनको बार बार ना लिखूं, सिर्फ एक दो रेफर करूंगा तो पता चल जाएगा कि एक का मतलब ये इस इक्वेशन की बात कर रहा है, दो का मतलब ये इस इक्वेशन की बात कर रहा है। आते हैं मैं जहाँ पे जो है किस तरह सब्स्टिट्यूशन हम मेथड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इस तरह से करते हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशंस होती है, ये वाली या ये वाली। इन दो में से हम एक में से वेरिएबल को अकेला करते हैं पहले। ठीक है ना, जिस तरह से x को अकेला कर लूंगा या मैं y को अकेला कर लूंगा जो मुझे ठीक लगा। ठीक है ना, तो सेकंड जिस तरह फ्रॉम सेकंड में से मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू को अकेला कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी एंड जो ये मेरा माइनस वाई है इसको मैंने इस साइड में भेजा, तो 4 अपनी जगह पे था एंड माइनस वाई जब उस साइड में आएगा तो इज इक्वल टू के उस साइड में जब माइनस वाली टर्म आती है ये वाली हो जाती है प्लस, तो प्लस वाई बन जाएगा। इस वाली जो इक्वेशन है मेरी, मैं इसको इक्वेशन रखता हूँ थर्ड। ठीक है ना, मतलब कि अब मेरा क्या मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन से पहले निकालते हैं, देन उसको पुट करते हैं दूसरी के अंदर। ठीक है ना, तो जहाँ पे मुझे x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई मुझे मिल गया। ठीक है ना, अब मैं इसको कहता हूँ पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड। ठीक है ना, यहाँ पे जो x की वैल्यू मैंने निकाली है ये वाली थर्ड इक्वेशन के अंदर, इसको पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट। ये हमने किससे बनाई थी, सेकंड से बनाई थी। तो सेकंड के अंदर रिवर्स जिससे हम बनाते हैं हम उसके अंदर पुट नहीं करते। ठीक है ना, हम दूसरी के अंदर पुट करते हैं, फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट से जो है y की वैल्यू निकालता तो जाहिर सी बात है मैं सेकंड उसको देन सेकंड के अंदर पुट करता। ठीक है ना, तो पुट की जगह पे जो है सब्स्टिट्यूट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट एंड पुट सेम थिंग। क्वेश्चन वाला सब्स्टिट्यूट कह रहा है, हम भी सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। एग्जामिनर को लगेगा राइट, इसको पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट। ठीक है ना, मतलब जो 3 के अंदर जो इक्वेशन है इसको आपको फर्स्ट के अंदर डालना है, तो मतलब x की जगह पे मुझे अब जो है ये वाली वैल्यू लिखनी है। तो चलिए मैं लिखता हूं, मेरे पास क्या है 4 प्लस वाई वी गेट मैंने साथ में लिख दिया 4 प्लस वाई प्लस ये वाला वाई। ठीक है ना, पहले इसकी जगह पे क्या था, ये वाला 4 प्लस वाई लिखा मैंने, अब ये वाला वाई है प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, नाउ मैं इसको सॉल्व करता हूं एंड 4 मेरी अपनी जगह पे 1y प्लस 1y, मेरे पास कितने हो गए 2y इज इक्वल टू 14। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं एंड यहाँ पे जो है मुझे y की वैल्यू जो है निकालनी है। ठीक है ना, y की वैल्यू निकालने के लिए मेरी कोशिश ये रहती है कि y को मुझे इस साइड में अकेला करना है। फिलहाल मैंने 2y इधर रख दिया, इस 4 को मैं इस साइड में भेजता हूँ, 14 माइनस 4 हो जाए, 14 माइनस 4। ठीक है, जहाँ पे आते हैं मुझे क्या निकालना है अपना y की वैल्यू एंड y को मैं जहाँ पे अकेला रखता हूँ एंड जो मेरे पास ये वाला 2 है इसको मैं उस साइड में भेज देता हूँ, तो 14 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, 14 में से 4 निकालेंगे, मेरे पास कितना बचा 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 को इसके साथ अगर मैं कसर काटूँ 2 5 10 2 1 2 2, तो मेरे पास y की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 5। y की वैल्यू दैट मीन्स मुझे 5 निकल के आ गई। बट अब मुझे क्या निकालना है, इसको मैं रखता हूं, ये मेरे पास है 4। ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन जो है मुझे y की वैल्यू निकल के आई। इस y की वैल्यू को मैं जो है थर्ड के अंदर पुट करूंगा या फर्स्ट के अंदर या सेकंड के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर सकता हूं अब इस y की वैल्यू को। ठीक है ना, पहले हमें ध्यान रखना है कि एक में से अगर निकाल रहे हैं दूसरी में पुट करना है। जहां पे अगर मुझे y की वैल्यू मिल रही है तो इसको मैं किसी में भी पुट करके मुझे x की वैल्यू हमेशा इन तीनों में जिसमें भी मैं पुट करूं मुझे सेम निकलेगी। तो मैं थर्ड के अंदर पुट करता हूं, फर्स्ट के अंदर या सेकंड के अंदर, वही रहेगा। तो मैं पुट y इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट और थर्ड। ठीक है ना, पुट y इज इक्वल टू 5 इन थर्ड।
अब y की वैल्यू जो थर्ड है, y की वैल्यू 5 है, मैं इसको थर्ड के अंदर पुट करता हूँ। देन x की वैल्यू जो है मेरे पास क्या हो जाएगी, 4 प्लस y था, तो y की जगह पे मेरी जो वैल्यू है 5 आ गई। तो x इज इक्वल टू 5 और 4 कितने हो गए, 9। ठीक है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है मुझे x की वैल्यू निकल आई। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। यही वाला हमें निकालना था, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है। सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें यही मकसद था कि x एंड y जो वेरिएबल है हमें उनकी वैल्यू निकालनी है, एंड हमने वैल्यू निकाली। अगर हमें टेस्ट करना हो कि हमारा ये ठीक है या गलत है, ठीक किस तरह से टेस्ट करते हैं, x की जगह पे हम कितनी वैल्यू आई 9, y की जगह पे कितनी वैल्यू आई हमारी 5। 9 में से 5 निकालेंगे तो क्या आया 4। मतलब जब भी हम इक्वेशन के अंदर जो है x y की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्टीमेटली ये वाली जो वैल्यू है हमें निकलनी चाहिए, एंड ये वाली निकल रही है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन जो हमने किया वो ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कभी k की वैल्यू निकालनी है सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है ना, ताकि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 इक्वल रूट्स जो है हमें देखने को मिले। हमारी जो हमने देखा था हमारे पास जो होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, ये हमारे पास जो होता है एक्चुअल में इससे ये जो होती है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमें दिखाता है अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है तो इसका मतलब है ये वाले जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसकी जो हमारे रूट्स जो निकलेंगे वो 0 निकलेगा। सपोज के तौर पर मैं ऐसे समझाता हूँ, जो ऊपर हमने किया 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इस वाले का अगर हम डिस्क्रिमिनेशन चेक करें, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट चेक करें, d अगर हम चेक करें तो ये हमारा 0 के इक्वल आएगा। और फॉर कन्वीनियंस हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, बी स्क्वायर इसके अंदर क्या है 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस 4ac, तो 4 a क्या है, a है 4s स्क्वायर 4 एंड c क्या है, c है हमारा 1। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। माइनस 4 चुके 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 4 चुके 16 में से अगर मैं 16 निकालूं तो 0। मतलब जहाँ पे ये जो d की वैल्यू हमने d के अंदर ये जो वैल्यू पुट की इस वाली इक्वेशन के अंदर 0 हमें मिली। जब इसके अंदर वैल्यू 0 मिली तो यही वजह थी जब हमने ऊपर इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें ये वाले दो हमें रूट्स मिले थे, दोनों इक्वल रूट्स थे। ठीक है ना, दोनों इक्वल रूट्स थे, तो ये वाले हमें ऊपर मिले थे। जहाँ पे हमें जो है इसका डिस्क्रिमिनेंट का ये मतलब होता है कि बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही हमें पता चल जाता है कि इसके सॉल्यूशंस कौन कौन से होंगे। इसके सॉल्यूशंस रियल होंगे, इसके सॉल्यूशंस अनरियल होंगे, या इसके सॉल्यूशंस इक्वल्स होंगे। ठीक है, चलिए, डिपेंड करता है कि डी की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो, डी की वैल्यू जब 0 के जो है से कम हो। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे जो होते हैं ये डिस्क्रिमिनेंट हमें दिखाता है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होने वाले हैं और उनका नेचर कैसा होगा। ठीक है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का काम किसके अंदर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जहाँ पे जो है हमें पूछ रहा है कि एक जो है हमारे पास वैल्यू है जहाँ पे मतलब बी एक्स की जगह पे के इसने कहाँ पे डाला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, बी की जगह पे इसने के की वैल्यू डाली है, एंड हमें बता रहा है कि आप जो है इस यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ सकती है इस केस के अंदर, कि इस वाली पूरी जो इक्वेशन है इसके जो है हमारा जो इसके इक्वल रूट्स होने चाहिए। मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 होना चाहिए, इसके इक्वल रूट्स होने चाहिए। फॉर दैट हम जो है डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स। ठीक है ना, इसका हमें जो है डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। तो इसको पहले हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इट विद हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसके साथ मैंने जो है इसको किया। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ देन हमारे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही है 2, बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास के, एंड सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, सी की वैल्यू जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 3 की जगह पे है। ठीक है, मैंने लिखा तो सिंस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, अगर इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं इन दैट केस जो डी है हमारा डिस्क्रिमिनेंट वो किसके इक्वल होगा 0,
एंड उसका ये मतलब हुआ कि b² माइनस 4ac जो है ये हमारा 0 के इक्वल होगा। एंड यही चीज़ जो है हमें इधर जो है चेक करनी है, ठीक है। इसी के अंदर जो है हम पुटिंग वैल्यूज, तो b² जो है ऊपर हमारा क्या था, b² क्या है k, तो मैं क्या लिखता हूँ k² माइनस 4ac, ठीक है ना। तो 4 हमारा क्या है जहाँ पे, यह है फार्मूले का, a क्या है हमारा, a है जहाँ पे 2 ac क्या है हमारा जहाँ पे है 3, ठीक है। अब मैं इसको जो है सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आया, k² इज इक्वल टू k² माइनस 4 तो नहीं 8 दिया 24 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये वाला आ गया मेरे पास इस तरह से। नाउ अब k जो है, अगर k की वैल्यू हमें निकालनी है तो k² इज इक्वल टू 24, माइनस 24 को इस साइड में लेंगे तो प्लस 24 होगा। अगर मुझे k की अलग से वैल्यू निकालनी हो तो अंडर रूट में इसको 24 लिख सकता हूँ। कैसे किया मैंने इसको, अंडर रूट इस साइड भी किया, अंडर रूट से मैंने इस साइड भी मल्टीप्लाई किया, इस साइड से भी किया मैंने मल्टीप्लाई, ये और ये कट गया एंड यहाँ पे ये जो है मेरे पास आ गया अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो मैं अंडर रूट 24 को लिख सकता हूँ 8 दिया 4, फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 6, 4 6 24, ठीक है ना। इस तरह मैं लिख सकता हूँ। इस 4 को, इसका मतलब है अंडर रूट 4 पे भी है एंड अंडर रूट 6 पे भी है, ठीक है ना। अब ये जो अंडर रूट 4 है इसका हो गया मतलब ये तो 2² के इक्वल है एंड 2² यहाँ से स्क्वायर एंड रूट कट जाएगा एंड अंडर रूट 6, तो ये वाला जो है 2 अंडर रूट 6, इसके वैल्यू भी इक्वल जो है वैल्यू आ सकती है। वैल्यू में जहाँ पे रखूँ या नीचे रखूँ, ठीक है, जहाँ पे मैंने रख दी तब भी ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने जो है फर्दर निकाल दी तब भी जो है ठीक है, ठीक है। अब तो मैंने कहा कि ये है ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है ना, प्लस माइनस में हो सकती है, रीजन बीइंग कि इसकी जो है 2 इक्वल्स रूट्स हैं, ठीक है ना। तो प्लस भी हो सकती है k की वैल्यू, ये माइनस 2 अंडर रूट 6 भी हो सकता है या प्लस 2 अंडर रूट 6 भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो ये वाला जो था हमें यही बताना था कि k की वैल्यू, हेंस द वैल्यू ऑफ k कैन बी प्लस माइनस 2 अंडर रूट, ठीक है ना, फॉर द गिवन इक्वेशन टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 2 इक्वल रूट्स। ये चाहें तो आप साथ में लिख सकते हैं, इतना भी कर दिया, एग्जामिनर को पता है आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एंड विद दिस जो है आप आगे वो कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है ना, विच टर्म ऑफ इन AP, ठीक है ना, 3 8 13 18 इज 78, ठीक है ना। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ टर्म्स दे रखी हैं एंड हमें बता रहा है कि ये वाली टर्म कौन सी होगी, ठीक है ना। ये वाली मतलब हमें nth टर्म निकालनी है। अब nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास जो है, आई एम प्रीटी श्योर, हमारे पास जो है अरिथमेटिक जो इक्वेशन होती है उसके अंदर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस होते हैं, जिस तरह से nth टर्म निकालने का फार्मूला या सम ऑफ टर्म्स निकालने का फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जामिनर जो है यही 2 फार्मूले आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर हैं एंड यही 2 फार्मूले जो है एग्जामिनर इन पे ही बेस्ड जो है इनके कोर कंसेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछता है इन सिंप्लीफाई मैनर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास जो nth टर्म का फार्मूला होता है वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 n2, ये वाला होता है हमारा किसका फार्मूला, nth टर्म का, ठीक है। सम ऑफ टर्म्स का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है n/2 n2 a प्लस l, एक तो ये वाला होता है, ठीक है ना, या फिर एक दूसरा भी होता है n/2 n2 2a प्लस n माइनस 1 n2d, ठीक है ना। ये होता है सम ऑफ टर्म्स निकालने का इधर ये फार्मूला एंड यहाँ पे ये वाला जो है nth टर्म निकालने का फार्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। nth टर्म का फार्मूला हम लगाएंगे एंड यहाँ पे हम जो है वैल्यूज जो है फाइंड करेंगे, 3 8 13 18। AP गिवन जो है हमारे पास 3 8 13 18 डैश डैश करके 78 है, हमें यही बताना है ये कौन सी टर्म है, ठीक है। चलिए, मतलब कि ये हमारी किस नंबर पे होगी, जिस तरह से ये वाली फर्स्ट नंबर की टर्म है, ये सेकंड नंबर की है, ये थर्ड की है, ये फोर्थ की है, ये 7th की होगी, 20 की होगी, 40 की होगी, कौन सी होगी, यही चीज़ हमें फाइंड करनी है।
तो ठीक है, इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम जो है करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हेयर पहले हम फार्मूला लगा रहे हैं। हेयर ए जो है हमारे पास, देखो हमारा जो फार्मूला होता है क्या होता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी, ये वाला फार्मूला होता है। तो ए हमारा पास क्या है, जहाँ पे ए अगर मैं देखूँ जहाँ पे, तो ए मेरे पास जो पहली टर्म होती है, ए है मेरे पास 3, ठीक है ना। तो देन हमारे पास क्या है फार्मूले के अंदर, एन, तो एन हमें निकालना है, ठीक है ना। एन एक्चुअल में हमें निकालना है, एन जो है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देन और फार्मूले के अंदर क्या है, डी, डी हमारा क्या होता है, डी जो है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म निकालते हैं, या इससे इससे को निकालेंगे, इससे का इससे इसको निकालेंगे, या इससे इसको निकालेंगे। 8 में से 3 को निकालेंगे, अगर 8 में से 3 को निकाला तो 5 आएगा, 13 में से 8 को निकालूं तब भी 5, 8 18 में से 13 को निकालूं तब भी 5। किसी भी दो टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स को, आगे पीछे वाली टर्म्स को आगे वाली टर्म्स से पीछे वाली टर्म्स निकालते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आती है। जहाँ पे हमें जो है ए एन की वैल्यू भी ऑलरेडी इसने दे रखी है, वो दे रखी है इसने 78, ठीक है ना। ये सभी जो है हमें इसने वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। हमें जो है अब फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू, ठीक है ना। ये जो एन है, हमें इस एन की वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है कि किस टर्म पे, किस नंबर पे जो है ये वाली हमारी जो टर्म है आ रही है। तो मैं लिखूंगा यूजिंग nth टर्म फार्मूला, या यूजिंग फार्मूला, ठीक है ना। यूजिंग फार्मूला लिखना ज्यादा परफेक्ट है, बेटर है। ए प्लस एन माइनस वन प्लस हो गया, बट ये माइनस है, ठीक है। तो क्या है 78, ए एन की वैल्यू क्या है 78, एंड ए हमारे पास यहाँ पे कितना है 3 प्लस ये वाला फार्मूले का एन हमें निकालना है -1, ठीक है। डी की वैल्यू जो है हमें जहाँ पे मिल रही है 5, तो मैंने, ठीक है। अब मैं इसी फार्मूला को जो है, ये जो वैल्यू मैंने लिखी इन्हीं को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। 78 में अभी अपनी जगह पे रखता हूँ एंड इस साइड में आता हूँ, ठीक है ना। तो जहाँ पे 3 जो है मैंने जहाँ पे रखा, एंड ये जो 5 है इसको मैं अंदर इंटर करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 5n माइनस 5, ठीक है ना। इसको 5 का ही 5 एंड 5n हो गया इस तरह से, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 78 मैंने जहाँ पे रखा, एंड 3 में से 5 निकालूंगा तो -2 आएंगे, एंड प्लस 5n मैंने प्लस 5n मुझे जो है अकेला करना है, ठीक है ना। तो फॉर दैट मैं क्या करूंगा, मैं 5n को जहाँ पे रखता हूँ एंड बाकी ये वाली जो टर्म है इसको मैं इस साइड में मूव करता हूँ, एंड 78 अपनी जगह पे रखा, मैंने -2 को इधर लाया तो ये हो जाएगा +2, ठीक है ना। तो 5n को मैंने अपनी जगह पे रखा है, ठीक है ना। जस्ट मुझे इस साइड में लिखना था, मैंने इसका इस साइड में लिखा, तो इस साइड लिखें या उस साइड लिखें कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। चलिए 78 में से 2 निकालूंगे तो क्या, सॉरी 78 के साथ हम जो है 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 80, ठीक है ना, 80। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा हम वेरिएबल की वैल्यू जब निकालते हैं वेरिएबल को अकेला करने की कोशिश करते हैं, एंड ये वाला जो 5 जहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जहाँ पे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 5 का 5, 5 16, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 16। तो एक्चुअल में जो हमारी जो टर्म होने वाली है, इट मीन्स 16th टर्म ऑफ गिवन AP is equal to 78। जो हमारी 16th टर्म होगी वो होगा 78, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था हमने कर दिया, एंड लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 18, ठीक है ना। सम हमें निकालना है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 18 का। मैंने कहा सम ऑफ टर्म्स का जो है फार्मूला हमें जहाँ पे लगाना होगा, ये वाला अगर हम नहीं कर सकते, हम ये वाला जो है हमें करना होगा। चलिए हमारा जो सम ऑफ टर्म्स है, मल्टीपल्स पहले हम देखते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, मतलब जो 8 के टेबल में आते हैं, ठीक है ना। जिस तरह 8 इकाई 8, 8 दूने 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, डैश डैश करेंगे 15 तक, ठीक है ना। ये हमारी कितनी होगी 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने टर्म्स लिखी, 4 मल्टीपल्स मैंने लिखे, तो इस तरह 15 जो पहले 15 आते हैं वो मैं यहाँ तक लिखूँ, ठीक है ना। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये वाली जो है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है जिसके अंदर 8 का कॉमन डिफरेंस है, पहली टर्म 8 है, ठीक है। तो चलिए ये वाली जो है हमारी जो है हेयर ए इज इक्वल टू 8, ए हमारा जहाँ पे 8 है,
ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस डी हमारा होता है इस टर्म में से इसको निकालें, 16 में से 8 निकालें तो 8 बचता है, या 24 में से 8 निकालें तो 8 बचता है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा जो है 8 है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है एक्चुअल में, हमें निकालना है S15 जो है हमें निकालना है, ठीक है ना, यूजिंग फार्मूला। इसके लिए हम कौन सा फार्मूला जो है यूज करने वाले हैं, फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है ना, Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है ना, 2a प्लस n-1 n/d, ठीक है ना। तो आप पूछेंगे सर यहाँ पे हमने जो है n/2 इंटू a प्लस एल वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया, क्यों इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पे जो है हमें लास्ट टर्म जो है पता होती है जब हम उसके अंदर लगाते, ठीक है ना। जहाँ पे जो है हमने लास्ट टर्म जो है इसके अंदर निकाली नहीं है, ठीक है ना, हम गए नहीं है कि कौन सा है 15 नंबर पे कौन सा आता है, हमने इस तरह से लिखा, ये वाला जो है ज़्यादा ठीक है। दो में से कोई भी हम लगा सकते हैं, वो वाला भी हम लगा सकते हैं, जो आपको फ्लेक्सिबल लगे, दोनों से वैल्यू जो है सेम निकलेगी। एनीवे Sn जो है हमें निकालना है, S कौन सा निकालना है हमें 15 टर्म्स का, जब 15 टर्म्स होगी तब हमारा जो है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो n जो है ऑलरेडी कितना है, कितनी टर्म्स हैं 15, 2, ठीक है ना, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 15, ठीक है। देन हमारे पास जो है हम बात करते हैं 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 8, प्लस n क्या है मेरे पास 15 -1 फार्मूले का, इंटू डी क्या है मेरे पास कॉमन डिफरेंस 8 मैंने लिखा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पहले मैं ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करूंगा, आफ्टर दैट मैं जो है बाहर आऊँगा। 15 एंड 2 8 16 प्लस 15 में से 1 निकालेंगे, कितना बचा 14 इंटू 8, 14 इंटू 8, ठीक है ना। देन अगेन एक और स्टेप मैं लेता हूँ एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, एंड हियर वी आर 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14 इंटू 8 हम करेंगे तो कितना होता है हमारे पास, ठीक है ना। फिर हम रफ कलर लेते हैं, 14 8 चौके 32, 8 के 8 11 1 1 12, 16 प्लस 1 1 12, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे 15 इंटू कितना हो जाएगा 6 और 2 8, एक और 2 128 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अब ये वाला 15 जो है इसको मैंने जो है इस पूरे को जो है ऐड किया तो 128 आया, एंड नाउ इसको मैंने इसके साथ जो है मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मैं चाहूँ 2 को जो है 128 के साथ जो है कसर काट सकता हूँ, ठीक है ना। एंड व्हेन आई विल डू दिस तो क्या हो जाएगा, तो 1 2, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे मल्टीपल में है इसलिए कसर कट रही है, अगर प्लस या माइनस होता तो कसर नहीं करते। आई एम श्योर ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा। 2 6 12 एंड 2 चुके 8, 64 एंड 2 15 60 6 और 6 96, तो 960। आपके पास जो है आपकी n15th जो है सम ऑफ पहले जो 15 टर्म्स जो हैं उनको अगर हम सम करें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 960। ये हमारा हो गया आंसर। एंड विद दिस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट दिस, ये वाली जो वैल्यू है हमें इसको इवेल्युएट करना है। क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, राइट। ये वाला जो है हमारा जो क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। इस वाले क्वेश्चन को हमें देख के ही पता चलता है कि इस वाले क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करने वाले बेसिकली हम इसको जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। मैं पूरे इसको कोशिश करूंगा कि इस तरह से ये बने एंड हम इसको सॉल्व करें, एंड उसके लिए जो है हमें एक दूसरे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है जिसके अंदर होता है साइन 90 माइनस थीटा अगर होगा ये हमारा होता है कास थीटा के इक्वल, एंड कास अगर 90 माइनस थीटा होता है, कास 90 माइनस थीटा होता है तो ये होता है साइन थीटा। इन दो कॉन्सेप्ट्स की मदद से मैं पहले मेरा जो ओवरऑल एम है वो इस तरह से बनाने का इसको है, इस पूरी इक्वेशंस को, ठीक है ना। इस पूरी वाली जो मेरे पास दी गई है जहाँ पे प्रॉब्लम,
एंड उसके लिए जो है मैं इसकी मदद लूँगा एंड यहाँ पे जो है मैं इसको इस फॉर्म के अंदर लाऊंगा एंड देन हम इसको जो है सॉल्व कर पाए। जरूरी नहीं है कि ये वाला एक मेथड हो जिसको आप सॉल्व करो, इनको आप वेरियस वेज के अंदर जो है सॉल्व कर सकते हो, बट हम एक सिंपलेस्ट वे जो है बुक के अंदर जो होता है हम उसको फॉलो करें। साइन स्क्वायर, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मुझे होना चाहिए, तो इसका मतलब है मैं इसके साथ जो है छेड़छाड़ करूंगा। पहले को मैं रखता हूँ ऐसे ही, साइन स्क्वायर 60 रखा मैंने यहाँ पे। इसको मैं अगर लिखूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एंड जो है 90 माइनस, अगर 90 में से मैं 63 निकालूं, 63 निकालूं, ठीक है ना। देखिए ये मुझे हिंट दे रहा है कि ये वाली जो है इसको और इसको ऐड करके 90 होता है। मैं वही जो है इस हिंट का यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे 90 माइनस 63 जब मैं निकालूंगा तो अल्टीमेटली ये वाली जो वैल्यू है ना मेरे पास, ये 27 है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मतलब चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर, जस्ट मैंने इसको ब्रेकअप दिया है। नीचे आते क्या है मेरे पास कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको मैं जो है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो, डजंट मैटर मच, ठीक है ना, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। तो जिस तरह से जो है कॉस स्क्वायर 17 प्लस ये क्या है मेरा, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर इंटू 90 माइनस 17। सिमिलरली 90 में से मैंने 17 निकाला तो 73 आ रहा है। कोशिश मेरी क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। दैट्स वाई हम जो है उसी डायरेक्शन के अंदर जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई चमत्कार नहीं हो रहा कि हम वैसे कर रहे हैं तो वैसे आ रहा है, जस्ट हम जो है अपना कॉन्शियस माइंड लगा रहे हैं कि इसको हम उस डायरेक्शन में लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे बिकॉज जहाँ पे ये वाली जो है हमने फार्मूला का यूज़ किया तो इसके अंदर जो है, ठीक है, इसको हमने किया तो इसके अंदर हमने कोई चेंज अभी जो है इक्वेशन के अंदर नहीं की, अब कर रहे हैं हम। साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 क्या है मेरा नीचे कॉस स्क्वायर 17 प्लस 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया, रीजन बी साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा। अब मैंने लिखा इसको एग्जामिनर को, ये तो मैंने खुद अपना जो है आपको समझाने के लिए किया, बट एग्जामिनर को लिए मैंने यहाँ पे जब मैंने ये जो है इसको इसके बदले जब मैंने इसको लिखा तो मैंने ये फार्मूले का जो है मेंशन किया, इसके बदले जब मैंने इसको लिखा तो ये फार्मूले का मैंने यहाँ पे मेंशन किया। एनीवे अब हम आते हैं एंड हम देखते हैं यहाँ पे जो है ये थीटा है, थीटा का मतलब है ये कोई एंगल है, जहाँ पे 63 है, जहाँ पे 63 है, सेम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है तो इसको बदले में 1 लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बदले में 1 लिख सकता हूँ। रीजन फिर अगेन मैं लिख रहा हूँ बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही जो चीज़ है जहाँ पे मैंने यूज़ की। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे ये जो है डिफरेंट हो सकती है, डजेंट मैटर, इसलिए हम थीटा लिखते हैं कि कोई भी वैल्यू आएगी, बट वैल्यू जब यहाँ पे सेम हो जाएगी साइन एंड कॉस के लिए हम जो है इसको 1 के इक्वेट कर देते हैं। तो अगेन जो हमारा वैल्यू आंसर है वो 1 आ गया, हमने इसको एवेलुएट कर दिया। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा है सर्कल से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। एंड अगेन इट सीम्स प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्राउन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, ठीक है ना। हमारी यहाँ पे सर्कल होती है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका एक डायमीटर होता है। डायमीटर एक ऐसा कार्ड होता है जो सेंटर से पास होके जाता है, ये इसका सेंटर है एंड यहाँ से ये जो है एक एज से दूसरे एज तक जो है सर्कल को पास होके जाता है, इसी को हम कहते हैं डायमीटर। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसके एंड पे खींचे गए दो हमारे जो हैं यहाँ पे टेंजेंट हैं, ठीक है, 2 टेंजेंट हमारे खींचे गए हैं। हमें बताना है कि ये वाला जो टेंजेंट है ये इसके जो है पैरेलल है, ये वाला टेंजेंट इसके पैरेलल है, यही चीज़ जो है हमें प्रूव करनी है। चलिए आते हैं, किस तरह प्रूव होगा, सिंपल होता है। देखिए एक्चुअल में हमने जो है एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी जो है एक टेंजेंट जो है टेंजेंट हमेशा जो हमारा रेडियस होता है, मतलब जहाँ पे जो जगह बनती है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। एंड सिमिलरली जो है जहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जहाँ पे अगर टेंजेंट टच कर रहा है तो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जहाँ पे रेडियस के साथ टच कर रहा है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब टेंजेंट एंड रेडियस जो है आपस में वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ऐसी बात है, जो हमारा डायमीटर होता है वो 2 रेडियस मिलके बना है।
अब हम इसको कैसे प्रूव कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये वाली जो डायमीटर है ये एक्चुअल में एक किस्म की ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। अब हमने ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट पहले सीख के रखा है। अगर हमारे पास दो लाइनें इस तरह से जा रही हैं पैरेलल, तो हमेशा ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है आपस में इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल जो है, अगर एक ट्रांसवर्सल जो है हमारी दो लाइनों को कट कर रही है और ये वाला एंगल जो ये वाला एंगल है जेड में जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल इनको कहते हैं, अगर ये वाले इक्वल है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, मतलब ये वाला जो ट्रांसवर्सल है, ठीक है, जो हमारा डायमीटर है ट्रांसवर्सल, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का बना रहा है, तो इससे हम प्रूव कर रहे हैं कि ये वाला इसके पैरेलल है। दैट्स इट, यही चीज़ हमें लिखनी है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, सर्कल दे रखी है हमें, ठीक है ना। जाहिर सी बात है हम एग्ज़ाम के अंदर कंपास से ड्रा करेंगे। दो जो है इसके अंदर अगर 4-5 सेंटीमीटर दे रखा है तो हम अपने अंदाजे से जो है कर लेंगे ड्रा, ठीक है, बट मेंशन कर देंगे कि ये इतना है, ये एक फिक्टिशियस ड्रा की है। इन केस जब जो है आप जो है आपने 3 सेंटीमीटर की ड्रा कर दी एंड आप उसको बता रहे हैं कि ये 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना, दो एग्जामिनर ने नेसेसरली पूछा नहीं था, ठीक है ना। स्पेशली हम कंस्ट्रक्शन के सवालों में ये नहीं करेंगे, अलबत्ता दूसरे सवालों में अगर हमें करना पड़े तो हम उसको नोट में लिख सकते हैं कि ये जो है रफ डायग्राम है, एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर इस वक्त पेपर पे मैंने ड्रा नहीं की है, ठीक है। एग्जामिनर को पता चले कि ये जो है इसको बेसिक कंसेप्ट्स पता है। चलिए आते हैं, मैं जो है यहाँ पे इसको जो है सेंटर का मेन वैल्यू ओ ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाइन है पी क्यू एंड दूसरी जो हमारे पास टेंजेंट है सपोज करते हैं ये है आर एस। लाइन की तरह है, इस साइड में मूव कर रही है, इस साइड में मूव कर रही है, एनीवे लेट देम गो, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास एक डायमीटर है ए बी। यही चीज़ जो है हम यहाँ पे लिखनी है कि कहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है ना। एंड सबसे पहले जो है आप लिखेंगे गिवन, गिवन लिखा आपने, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड डायमीटर ए बी एंड डायमीटर ए बी, ठीक है। लेट पी क्यू बी द टेंजेंट एट पॉइंट ए, लेट पी क्यू बी द टेंजेंट at point A and RS be the tangent at point B। पहले आपने क्या किया, जस्ट इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, जो आपने जहाँ पे बना रखी है इन जो एग्जामिनर ने ऑलरेडी आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि हमारा जो ये वाला टेंजेंट है ये पैरेलल है किसके, आर एस के। ये वाली चीज़ जो है हमें प्रूव करनी है, ठीक है ना। तो चलिए हम जो है प्रूफ कैसे लिखेंगे, अब हमें जो है अगर प्रूव करना है तो ठीक है हम प्रूफ को शुरू करते हैं, ठीक है। सिंस पी क्यू इज ए टेंजेंट एट, पी क्यू जो है हमारा कहाँ पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे ए पे टेंजेंट एट ए, तो ये इंप्लाई करता है, इसका मतलब हुआ क्या, हमारा जो ये वाला होगा रेडियस होगा ओ ए ये परपेंडिकुलर होगा किसके, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा किसके, इसके, ठीक है ना। ए पी हम रख लें या पी क्यू हम रख लें, ठीक है ना। तो पी क्यू इसके जो है इक्वल जो है हमारा ये एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या है, बिकॉज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, ठीक है ना। ये हमारी जो थ्योरम है वही हम जहाँ पे मेंशन कर देंगे, बिकॉज टेंजेंट at any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये वाली जो थ्योरम की लाइन है आप लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे तब एग्जामिनर को पता चलेगा, यस ये वही चीज़, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये वाली है क्यू ए पी, जो है ये वाला हमारा एंगल क्यू ए पी इसके इक्वल होता है 90 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, हमें प्रूव करना है, ऑलरेडी जो चीज़ें हमें पता है हमें लिखनी तो वही है, जस्ट बट जो है प्रूव करने का हमें बोल रहा है तो दैट्स वाई हमें करना है। सिमिलरली इस तरह से हम नीचे अगर आए, ठीक है ना, आर एस जो है इज ए टेंजेंट एट पॉइंट बी, बी पे जो है जहाँ पे आर एस हमारा टेंजेंट है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो क्या होगा, हमारा जो ओ बी होगा ये परपेंडिकुलर होगा आर एस के। रीजन क्या है हमारा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, ठीक हो गया।
लेट्स मूव डाउन एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये इम्प्लाई करता है हमारा जो एंगल ओ बी एस होगा, ठीक है ना, आर एस। यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा हम इसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये वाला किसके इक्वल है 90 डिग्री, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में करता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से जो है मैं क्या लिखता हूँ, एंगल क्याओ ए पी जो है ये वाला, ये किसके इक्वल है, हमारा एंगल ए बी एस, सॉरी ओ बी एस, एंगल ओ बी एस, ये वाला एंगल, ठीक है। मतलब ये वाला जो मेरा एंगल है, जहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो बी ए पी एंगल होगा इन ए सिमिलर फैशन, ये जो है ए बी एस के इक्वल होगा, ठीक है ना। नाउ ये मैं क्या सा कह रहा हूँ, यहाँ से ए बी एस जब मैंने कहा तो अब मैं यहाँ से इसको कह रहा हूँ एंड यहाँ से इसको कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला जो है पूरा मैंने ऊपर लिखा, ओ के बदले मैंने यहाँ से इसको ले लिया, तो ये वाले जो है आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो अगर ये आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये वाला जो है आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब जो है हम ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे इसको प्रूव बोलने के लिए, ठीक है ना। पी क्यू एंड आर एस, अगर दो लाइनें हमारे पास पी क्यू एंड आर एस है, ठीक है ना, तो एंड ट्रेवर्सल जो है ट्रांसवर्सल हमारा जो ट्रांसवर्सल है वो क्या है, ए बी। डायमीटर जो है मैंने उसको ट्रांसवर्सल रख लिया, इसको ये वाला जो है मेरा ट्रांसवर्सल मैंने इसको मान लिया, ठीक है ना। तो एंगल बी ए पी, ठीक है ना, तो मेरा जो एंगल है बी ए पी एंगल कहाँ पे बनता है, इस तरह से, ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, एंगल बी ए पी, ये वाला जो है मेरा एंगल है इक्वल है ए बी एस के, उस वाले के, इस वाले के, ए बी एस के, ठीक है ना। रीजन क्या है, बोथ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट एंगल्स जो है ट्रांसवर्सल के कब इक्वल होते हैं, जब दो लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल होंगी, उसी कंडीशन के अंदर होते हैं। तो यही जो चीज़ है यहाँ पे मैं लिखना है, सो लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना। इसलिए जो हमारा जो पी क्यू है ये पैरेलल होगा आर एस के। तो दिस जो है हमारा प्रूव्ड हो गया, यही जो है हमें प्रूव करना था एंड ये वाला जो है हमारा प्रूफ हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus, ठीक है ना। तो हमें जो है यहाँ पे प्रूव करना है कि हमारी जो एक फॉर एग्जांपल जहाँ पे ड्रा करता हूँ, जो हमारी सर्कल है एंड ये जो है इसको सपोज करते हैं रॉम्बस ने सर्कमस्क्राइब किया है किसको किया है, हमारी सर्कल, ठीक है ना। तो थ्रू दैट ये एक पैरेललोग्राम है, ये वाली जो है ये एक्चुअल में पैरेललोग्राम है एंड हमें बताना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये रॉम्बस है, ठीक है। अब देखिए रॉम्बस की कंडीशन क्या होती है, हमारे पास ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल होता है एंड इसके जो डायगोनल्स होते हैं आपस में जब वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे को तो वो 90 डिग्री का जहाँ पे एंगल बनाते हैं, ये पहचान होती है हमारी रॉम्बस की। पैरेललोग्राम हमारी क्या होती है, पैरेललोग्राम हमारी एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है, ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला। हमें बताना है कि अगर एक पैरेललोग्राम ने अपने अंदर जो है सर्कल होल्ड करके रखी है तो ये रॉम्बस हो, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज़ है
ठीक है, तो हम इसको जो है पहले लिखेंगे कि ABCD जो है हमारा ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, जो हमारी सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट, इन पॉइंट्स पे ये टच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद हम जो लिखेंगे इसके अंदर जो हमारा AB है ये CD के इक्वल है, मतलब ये वाली जो लाइन है ये वाली इस लाइन के इक्वल है, ऊपर वाली लाइन है ये वाली इसके जो है नीचे वाली लाइन के इक्वल होगी। एंड जो हमारी जो ये वाली लाइन होगी AB इज इक्वल टू CD, ठीक है ना। एंड दूसरा जो है हमारा ये वाला जो होगा हमारा ये वाला जो साइड होगा हमारा इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर ये इक्वल होगा जाहिर सी बात है तभी ये जो है पैरेललोग्राम की तरह एक्ट जो है करेगी। देन हम जो है अपने टेंजेंट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो टेंजेंट जो है हमारे जो है इस तरह से जो है इसको पास कर जो है जिस तरह से ये हमारा एक इस पे जो है टेंजेंट है, ठीक है ना, C पॉइंट से जो है दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक R पे जा रहा है, एक S पे जा रहा है, A से एक P पे जा रहा है, S पे जा रहा है। देन अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल सेक्टर इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमारी एक सर्कल है हमें दे रखी है इस तरह से, एंड देन इसमें से जो है हमें फाइंड आउट करना है एक हमारा जो सेक्टर है उसका एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एक सेक्टर जो होता है एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, ये वाला जिस तरह से है ये हमारा एक सेक्टर है, ठीक है ना। हाँ, तो सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जहाँ पे जो इसका रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, जहाँ से जहाँ तक की जो है हमारी सर्कल की सेंटर से जहाँ तक की जो है लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर की सर्कल है, ठीक है ना। एंड जो एंगल सेक्टर का बन रहा है वो 60 डिग्री का, मतलब यहाँ का जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल ये हमारा है 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है? एरिया जो एक सेक्टर का होता है उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है क्या, थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इनटू पूरी सर्कल का एरिया, ठीक है ना। सेक्टर का एंगल इनटू पूरी सर्कल का एरिया, थीटा डिवाइडेड बाई, थीटा का मतलब है सेक्टर का एंगल डिवाइडेड बाई टोटल ये वाला, ठीक है ना, 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है इसने 60 डिग्री, एंड 360 ये हमारा है 22 डिवाइडेड बाई 7, पाई की वैल्यू होती है, एंड आर जहाँ पे आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है इसने 6 का स्क्वायर, 6 36 हो जाएगा। देन हम इसको जो है जहाँ पे जो है करेंगे, ठीक है ना। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 132 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको फर्दर जो है करेंगे तो हमें जो है पॉइंट्स में यहाँ पे वैल्यू जो है फाइंड आउट फाइनली हो जाएगी। तो ये इतना जो है हमारे पास जो है एरिया देख लेगा 132 बाई 7, अगर इस तरह से हम रखें तो ये भी हमारे पास जो है ठीक है। चाहे तो हम इसको जो है फर्दर जिस तरह से यहाँ पे 0 काट दिया, यहाँ पे 0 काट दिया, 6 का 6, 6, ठीक है ना, 6 का 6, 6 दूने 12 लगा 2 3 गया, 6 दूने 12 और 1 13, 132 डिवाइडेड बाई 7 आता है, ठीक है ना। इसको फर्दर हम चाहें तो लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर स्क्वायर जहाँ पे रखेंगे तो ये वाला हमारा इसका एरिया हो जाए। A drinking glass in the shape of frustum of a cone of height 14 cm, diameter of its two circle 4 cm 2 cm। तो इस तरह से हमारा एक फ्रस्टम है। फ्रस्टम होता है एक ऐसा कून जो नीचे से कटा हुआ हो, ठीक है, जिस तरह से टोपी होती है हमारी।
तो सपोज करते हैं ये वाला जो है इस तरह से कून पूरा एक्सटेंड था, फ्रस्टम होता है तो पूरा कून की तरह एक्सटेंड ना हो, बट बाकी जो है अब इसके अंदर 2 रेडियस हमें दे रखे हैं इसने 4 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है बड़े वाले का होगा 2 सेंटीमीटर जो है, छोटे इसने सॉरी डायमीटर दे रखा है, तो ये वाला जो है 4 सेंटीमीटर बड़े वाले ऊपर वाली सर्कल का डायमीटर होगा एंड छोटी वाली का मेरे पास होगा ये 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसके अंदर, हमें निकालनी है इसका वॉल्यूम। ठीक है ना, तो वॉल्यूम जो एक फ्रस्टम का होता है उसके लिए जो है हमें फार्मूला लगाना होगा फ्रस्टम का। ठीक है ना, तो जब फ्रस्टम का हम जो वॉल्यूम निकालते हैं, फ्रस्टम के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 into 1/3 पाई h into r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 into r2, r1 r2 या r1 into r2 एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस फार्मूले से 1/3 पाई h into r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है हमें हमारे पास इस r1 की क्या वैल्यू आएगी, r1 जो है हम इसको कंसीडर करें, इसको कंसीडर करें, डजेंट मैटर। r1 की वैल्यू हमें अगर 4 डायमीटर है तो एक जो है r1 की वैल्यू हमें 2 आएगी। r2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, r2 की वैल्यू जहाँ पे 2 है, 2 डायमीटर है छोटी वाली इस सर्कल का, तो यहाँ पे रेडियस जब हम निकालेंगे डायमीटर से तो रेडियस हमारा जो होता है 2 रेडियस मिला के एक डायमीटर होता है, तो r2 की वैल्यू जो है 1 होगी। तो r2 की जगह पे हम 2 वैल्यू पुट करेंगे, r1 की वैल्यू जो है की जगह पे एक वैल्यू पुट करेंगे एंड h यहाँ पे इसने दे रखा है एक और वेरिएबल, ये है हमारी हाइट ऑलरेडी इसने क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसके जगह पे हम 14 लिखेंगे, 1/3 पाई इंटू 14 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। ठीक है ना, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा वो निकल आएगा। फिर ये वाला हमारा सेशन जो है हम यहाँ पे एंड करते हैं। ये वाला शायद ज़्यादा लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड जो है नेक्स्ट बहुत जल्द जो है हम दूसरी जो वीडियो जो है उसको अपलोड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट पे मिस कर दिए, प्रॉपर्ली हमने नहीं किए सालों बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम जो है बहुत फास्ट जो है मूव कर रहा है एंड ज़्यादा टाइम जो है ऑलरेडी हम पहले दे चुके हैं। ठीक है ना, इसलिए जो है हम इसको कट कर रहे हैं, बट मैंने समझा दिया आपको इनको किस तरह करना। विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।